नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुई, जहां उनसे पहले दौर की पूछताछ हुई है। उन्हें ईडी ने 25 जुलाई को फिर से बुलाया है। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर आई है। ईडी ने सोनिया गांधी को पहले भी समन किया था, लेकिन तब कोरोना से संक्रमित होने के कारण वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकी थी। ईडी दफ्तर पहुंचने तक सोनिया के साथ राहुल व प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इनमें पी चिदम्बरम, अजय माकन, शशि थरूर सहित कई नेता शामिल रहे। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले कई बार और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी के मामले को उठाया और नारेबाजी की। कांग्रेस सांसदों ने इस मुद्दे पर दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। राज्यसभा में महंगाई, जीएसटी की बड़ी दरों पर हंगामा हुआ और कार्रवाई बाधित हुई। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतगणना जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। सांसदों के वोटों की गिनती के बाद द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि सांसदों के वोट में द्रौपदी मुर्मू को कुल 3,78,000 की वैल्यू के साथ 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 की वैल्यू के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध पाए गए हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी पर चर्चा करो, सदन स्थगित, महंगाई पर चर्चा करो, सदन स्थगित, अग्निपथ पर चर्चा करो, सदन स्थगित, एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करो, सदन स्थगित। राहुल ने कहा कि आज सरेआम देश की जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इन दलों ने गुरुवार को एक बैठक की और उसके बाद संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि वो मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार समाज के ताने बाने को बिगाड़ रही है। 2 वर्षों के बाद पार्टी के सबसे बड़े कार्यक्रम शहीद दिवस पर कोलकाता में ममता बनर्जी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे पास लड़ने की ताकत है, हमारे पास भाजपा से मुकाबला करने की रीढ़ है। ममता ने कहा कि भाजपा रीढ़ विहीन है, उसके सहयोगी के रूप में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां हैं, लेकिन भारत की जनता 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। ममता ने कहा कि बीजेपी सभी राज्य सरकारों को तोड़ना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही ममता ने कहा कि वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव के नतीजे याद दिलाना चाहती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। बता दें कि मस्जिद कमेटी की याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया है और मस्जिद के सर्वे के सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वाराणसी की जिला अदालत में लंबित होने का हवाला देते हुए इस पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा और इसलिए वो इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगा। इसके अलावा अदालत ने उन याचिकाओं पर भी विचार करने से इनकार कर दिया जो सर्वे के दौरान मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा करने की मांग कर रही थी। मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को इस मामले को वाराणसी की सिविल कोर्ट से जिला अदालत को ट्रांसफर किया था और आदेश दिया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी को सुना जाए, उसके बाद अन्य याचिकाओं की सुनवाई हो। गौतम अडानी ने अब बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। अब वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारतीय व्यवसायी अडानी की कुल संपत्ति गुरुवार को 115.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। बिल गेट्स की संपत्ति 104.6 बिलियन डॉलर है। 90 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी सूची में 10वें स्थान पर हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क 235.8 बिलियन डॉलर के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं।
इस हिसाब से अडानी के पास दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से करीब आधी संपत्ति है। तो क्या अडानी को उस ऊंचाई पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है और क्या वो उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे और कैसे? अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट जारी है। आज पहली बार रुपया 80 के स्तर पर खुला और फिर 80.296 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बुलेटिन बनाए जाने तक डॉलर के मुकाबले रुपया 79.96 के स्तर पर था। मालूम हो कि 2022 में रुपया अपने मूल्य का 7% से अधिक गिर चुका है। भारतीय रुपए में लगातार गिरावट चिंता का विषय है। इस बीच रिपोर्ट है कि आरबीआई रुपए में गिरावट रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का छठा हिस्सा यानी 100 अरब डॉलर खर्च करने जा रहा है। आरबीआई को ऐसे वक्त में करना पड़ रहा है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.450 अरब डॉलर के अपने उच्चतम स्तर से 60 अरब डॉलर गिर चुका है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट बरकरार है। रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि रानिल के खिलाफ इस दौरान विरोध प्रदर्शनों ने रैलियां जारी रखी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के बाहर जमा हो गए, जिस पर उन्होंने पिछले सप्ताह ही धावा बोल दिया था और गो बैक रानिल के नारे भी लगाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।